हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू आई एस। हम लोग अभी तक ये जो पेलियोजोइक एरा है इसके अंदर कैम्ब्रियन पीरियड को देख चुके हैं, ऑर्डोविशियन पीरियड को देख चुके हैं और अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में सिल्यूरियन पीरियड की। ठीक है, यहाँ पर जो सिल्यूरियन पीरियड की जो टाइमलाइन है, अगर आप देखोगे ऑर्डोविशियन में वो थी 485 टू 440 मिलियन ईयर्स एगो और ये है 440 टू 450 मिलियन ईयर्स एगो। इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, भारी मात्रा में मछलियां देखने को मिली, जितनी इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी इस तादाद में। सबसे पहली फ्रेश वाटर फिश इवॉल्व होती है। अभी तक सारी की सारी मरीन वाटर फिश थी, सैलिन वाटर फिश थी, वो अलग बात है। राइटर हमें बताता है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं लाइक सी स्कॉर्पियंस, ये एपेक्स प्रेडेटर्स थे। एपेक्स प्रेडेटर्स का मतलब ये है मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो रही थी, फ्रेश वाटर मछली पैदा हो रही थी। सी स्कॉर्पियंस लेकिन जब इनको भूख लगती थी तो ये सबको मार के खा जाते थे उस टाइम पर, क्योंकि समुद्र के राजा यही थे और टेरेस्ट्रियल लाइफ इतनी इवॉल्व हुई नहीं थी। तो मैं आपको सी स्कॉर्पियन दिखा देता हूँ एक बार। ये आप एक्सटेंड हो चुके हैं, अब नहीं मिलते हैं। ये होता है सी स्कॉर्पियन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आज जो फॉर्मेट इनकी देखने को मिलती है वो अलग है। जो प्रॉपर सी स्कॉर्पियन होते थे वो एक्सटेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो दे रिमेन दी एपेक्स प्रेडेटर्स। एपेक्स प्रेडेटर्स का मतलब क्या है, शिकार जो थे टॉप लेवल पे यही करते थे। पहली पूरी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल लाइफ जो थी वो इवॉल्व हुई, यानी कि लैंड पर। अब फाइनली लाइफ जो थी वो इवॉल्व हुई, क्योंकि इससे पहले आप देखो क्या हो चुका था, ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटेंशन, जो कि फर्स्ट मास एक्सटेंशन था। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल लाइफ जब इवॉल्व होती है तो फंगाई पैदा होते हैं और सेंटीपीड्स, जिसको आप क्या कहते हो, कातर या फिर कान खचूरा, है ना, सेंटीपीड्स। ये ठीक है, और फंगाई अलग अलग फॉर्म के, आप मशरूम की फॉर्म में समझ लो फंगाई को, इवॉल्व हो रहे थे। और फंगाई को अगर मैं लिखूं प्रिमिटिव फंगाई, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मशरूम की फॉर्मेट के अंदर समझ लो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ज़मीन पर, टेरेस्ट्रियल लैंड पर वेस्कुलर प्लांट्स ये भी उत्पन्न हो रहे थे। ये वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, ये ना एडवांस प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, दे आर एडवांस प्लांट्स। ठीक है, इनमें ट्रांसपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं। जो कि कैरी आउट होते हैं थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसके अलावा वेस्कुलर प्लांट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये ट्रांसपोर्टेशन तो हो रही है, लेकिन किन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, प्लांट्स में क्या चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसे बनता है प्लांट्स में, थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज, इसके अलावा गैसेस, वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। जब किसी भी प्लांट में इन चीज़ों का आसपास के वातावरण के साथ आदान प्रदान हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सर्कुलेशन हो, ठीक है, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, तो उन प्लांट्स को आप कहते हो वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, तो दे
इवोल्यूशन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स अलाउड प्लांट्स टू गेन अ फुटहोल्ड ऑन लैंड। फुटहोल्ड का मतलब है, यहाँ पर मतलब है इसका, इट अलाउड देम टू रिटेन अ, आप इसको कह सकते हो एक सिक्योर्ड पोजीशन। अब हमें भरोसा हो गया कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से लुप्त नहीं होंगे। पहले जैसे क्या हो रहा था कि बिल्कुल समुद्र के किनारे जाकर हल्की सी ज़मीन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई थी, हुई, एक्सटेंशन हो गया। अब थोड़ा सा ना टेरेस्ट्रियल एरिया, टेरेस्ट्रियल लैंड की तरफ, मतलब अब जो लाइफ है वो ज़्यादा एक्सपेंड होने लग गई, और ये काम संभव करवाया इन वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, ये हमारा था थर्ड पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड। ठीक है, इसके बाद कैम्ब्रियन हो गया हमारा, ऑर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया। अब बात करते हैं डेवोनियन की। ठीक है, ये पैलियोजोइक एरा के अंदर पीरियड्स की बात हो रही है। ठीक है, डेवोनियन पीरियड, सिल्यूरियन 440 टू 415, ये 415 टू 360। इसको बोला जाता है एज एन एज ऑफ फिश। यहाँ पर फिश की प्रजाति में बहुत ज़्यादा तादाद में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन देखने को मिलती है सिल्यूरियन पीरियड के अंदर। अब डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। ठीक है, लैंड पर प्लांट ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें, वो भी डाइवर्सिफाई हो गए। और प्लांट ग्रुप्स कहाँ से बने थे? वेस्कुलर प्लांट्स की वजह मदद से इन द सिल्यूरियन पीरियड ये डाइवर्सिफाई हो गए। पहले ट्रीज, पहले प्रकार के ट्रीज और सीड्स जो थे वो इवॉल्व हुए इस पीरियड के अंदर। जब डेवोनियन पीरियड अपने मिडिल फेज में पहुंचता है, तो सबसे पहले जिस भी प्रकार के प्लांट होते होंगे जो एग्जिस्ट करते होंगे, उनके पूरे श्रब लाइक फॉरेस्ट जो थे हर जगह फैल गए लैंड पर। मतलब श्रब आप समझ सकते हो, घुटने तक आता है, घास फूस जैसा दिखता है। उन प्रिमिटिव प्लांट्स के हर जगह पर नामो निशान थे। हाइट में बड़े नहीं थे, लेकिन एक प्रकार से जंगल की तरह उन्होंने एरिया को डोमिनेट कर लिया था। ये कह रही है वाली लाइन। सबसे पहले एम्फीबियन जो थे वो इवॉल्व हुए, लेकिन डेवोनियन पीरियड में फूड चेन के टॉप पर पहुंच गए थे फिश। जब डेवोनियन पीरियड खत्म हो रहा था, ठीक है, 360 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास, 70% जो सभी स्पीशीज जो थी वो एक्सटेंट हो गई। और अब दूसरा मास एक्सटेंशन इवेंट आपके सामने है, लेट डेवोनियन एक्सटेंशन, ये जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड मास एक्सटेंशन इवेंट। क्या हुआ इसके अंदर? ये होता है एक्सटेंशन इवेंट फ्रॉम 376 टू 360 मिलियन ईयर्स एगो। इस एक्सटेंशन ने लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरीन लाइफ को ही प्रभावित करा था। इसके कॉज साइंटिस्ट को भी अनक्लियर है, लेकिन बड़ी सारी हाइपोथेसिस और ओपिनियन ये कहते हैं सी लेवल का चेंज होना, ऑक्सीजन की कमी होना पानी में, और जो कि ये जो सी लेवल के अंदर चेंज होना और एनोक्सिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये ट्रिगर हुए थे बाय ग्लोबल कूलिंग इवेंट्स एंड ओशनिक वोल्केनिज्म, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये था सेकेंड मास एक्सटेंशन इवेंट। यानी कि अभी अगर मैं आपको एक हिंट और दूँ एक एनालिसिस की, तो वो ये होगी कि पैलियोज़ोइक एरा के अंदर अभी तक आपको, जहाँ तक आप अलग अलग पीरियड्स को पढ़े जा रहे हो, 2 मास एक्सटेंशन इवेंट आपके सामने हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्बोनिफेरस पीरियड में इन द पैलियोज़ोइक एरा। कार्बोनिफेरस पीरियड जो डेवोनियन था, इट स्पैन फ्रॉम 415 टू 360, और ये है 360 टू 300 मिलियन ईयर्स एगो। ट्रॉपिकल एरियाज में स्वैम्स जो थे, मार्शेस, दलदली ज़मीन, दे डोमिनेटेड द अर्थ। ये है ट्रॉपिकल स्वैम्प, कुछ ऐसी दलदली सी ज़मीन है ये वाली। ठीक है, कुछ ये स्वैम्प आप इमेजिन कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको स्वैम्प दिखाता हूँ, ट्रॉपिकल छोड़ो, स्वैम्प। इसको मान लो, ठीक है, पानी भी है, घास है, और आसपास
ये जो मिट्टी होगी ये भी दलदली मिट्टी होगी, बारिश के टाइम पर सारा यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, इसको कहते हैं स्वैम्प या फिर मार्श। ठीक है, तो दे डोमिनेटेड द अर्थ एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ ट्रीज क्रिएटेड मच ऑफ द कार्बन। जब ये ट्रीज सिंक हो गए ज़मीन के अंदर, काफ़ी सालों तक दफन रहे, दे अल्टीमेटली बिकेम कोल्ड डिपॉजिट, और इसलिए इस एरा का नाम है, पीरियड का नाम है कार्बोनिफेरस पीरियड। अब क्या हुआ, ये स्वैम्प्स की वजह से ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हाई हो गया पृथ्वी में, विच अलाउड मैसिव बर्थ ऑफ आर्थ्रोपोड्स। वो अलग बात है, दे वर लिमिटेड इन साइज बाय देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन अब ये आर्थ्रोपोड्स जो थे दे वर प्लोरीफेरेटिंग, मल्टीप्लाइंग इन दिस पीरियड। एक इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो उस टाइम की थी वो ये थी एमनियोटिक एक्स की इवोल्यूशन, जिसकी वजह से एम्फीबियंस जो थे और ज़्यादा अंदरूनी लैंड की तरफ बढ़ पाए, मतलब सेंटर ऑफ द लैंड में आ पाए, सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में वो आ पाए। अब मुझे मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स या मल्टीपल लैंड नहीं बोलना चाहिए था, तो एक ही लैंड मास थोड़ा सा और पानी वाले स्रोत से आगे मूव कर गए ज़मीन की तरफ। अभी एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जब कोई बच्चा होता है एक माँ की कोख में, जिसको हम लोग आम भाषा के अंदर बायोलॉजी के अंदर फीटस कहते हैं, उसकी आसपास एक येलोइश फ्लूइड होता है जो कि फीटस को सराउंड करता है। इमीडिएट जो फीटस को सराउंड करता है ना मैमल्स के अंदर, वो एमनियोटिक एक्स की एक लेयर होती है। ठीक है, ये इवॉल्व हुआ एमनियोटिक एक्स, यानी कि अब वो अंडे सह सकते थे, हल्की फुल्की गीली जमीन होगी, क्योंकि देखो ना ये लाइन देखो, ट्रॉपिकल स्वैम्प्स डोमिनेटेड द अर्थ। अब उनको टेंशन इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको फोटो दिखा रहा था, क्योंकि वेटलैंड वगैरह में तो आप ये लाखों बार ये फोटो देख चुके हैं। वेटलैंड वाले चैप्टर के अंदर एक फ्रॉग है, वो यहाँ अंडे से रहा है पानी के पास, लेकिन मान लो ये पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ है कार्बोनीफेरस पीरियड की। ट्रॉपिकल स्वैम्प्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, थोड़ी ज़मीन फिर पानी, थोड़ी ज़मीन फिर दलदली ज़मीन, थोड़ी ज़मीन फिर कीचड़, फिर ज़मीन फिर घास फूस। पानी की कमी नहीं है, करते 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 जो ये फ्रॉग की पहली जनरेशन थी, इसकी 11वीं जनरेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसलिए ये लाइन जो है जो जस्टिफाई कर रही है, कहाँ गई, दे मूव्ड फर्दर इनलैंड। रुकना, इसको ग्रीन से मार्क करता हूँ। एम्फीबियंस मूव्ड फर्दर इनलैंड, इस वजह से वो ज़्यादा आगे जा पाए। वरना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार एम्फीबियंस को यार ज़रूरत तो पड़ती है पानी की, लैंड की भी, नेचर ही उनका ऐसा है। बिल्कुल ऐसा नेचर है, लेकिन पानी की कमी नहीं है ना। ज़मीन पानी, ज़मीन पानी, ज़मीन कीचड़, ज़मीन कीचड़, ज़मीन घास, फिर पानी, फिर कीचड़, फिर घास, ये चीज़ है। और ये किसी पॉसिबल हो पाया एमनियोटिक एक्स की डेवलपमेंट की वजह से। और ये कैसे होते हैं ये दिखाऊंगा आपको। बच्चा माँ की कोख में बन रहा है, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, ये है एम्नियन फ्लूइड। ये फीटस होगा यहाँ पर, यहीं इसके सर पैर वगैरह सब कुछ डेवलप होंगे। ठीक है, ये इमीडिएट लेयर जो उसको सराउंड कर रही है। उसके बाद फर्स्ट रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड इन द स्वैम्प्स। पहले प्रकार के रेप्टाइल्स जो थे वो इन स्वैम्प्स में, मार्शी ज़मीन में इवॉल्व हुए। ओके, फिर बात करते हैं कितने टाइम पीरियड हो गए हमारे कार्बोनीफेरस को मिलाकर, ये 5 हो गए। लास्ट है परमियन पीरियड, पेलुज वगैरह के अंदर। कार्बोनीफेरस था 360 to 300, परमियन है 300 to 250। बिगिनिंग में सारे कॉन्टिनेंट्स इस टाइम पीरियड में साथ में आए सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया,
विच वॉज सराउंडेड बाय, जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ मिलकर, सारे लैंड मास एक साथ मिलकर, तो पूरी दुनिया का पानी एक ही ओशन तो बन गया। इट वॉज सराउंडेड बाय वन ओशन नोन एज पैंथलासा। इस टाइम पर जो पृथ्वी थी काफ़ी ड्राई सी होने लगी थी ड्यू टू हार्श सीजन, और वाटर बॉडीज जो थी दे वर नॉट एबल टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द पेंजिया। अब आप कहोगे वाटर बॉडीज कैसे क्लाइमेट रेगुलेट करती? वाटर बॉडीज करती हैं क्लाइमेट रेगुलेट, अगर आपको पता हो, ओशन करेंट्स के थ्रू और एयर के साथ मिक्सिंग होने के थ्रू। जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से पानी उठाकर अंदर बारिश करवाती हैं। इस टाइम पर लेकिन क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था और समुद्र भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रेप्टाइल्स इस न्यू ड्राई क्लाइमेट में फ्लरिश करते हैं। कुछ क्रीचर्स आते हैं यहाँ पर, नाम दे रखे हैं उनके आपको, डाई मेट्रोडॉन एंड इडेफोसॉरस। ये डाईमेट्रोडॉन, ओके, दूसरा इडेफोसॉरस। लिजार्ड विद अ फैन कहते हैं ऐसे, मतलब एक छिपकली जिस पे एक फैन लगा हो जैसे, ठीक है। ये सब एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब इसके अलग अलग फॉर्म, इनकी अलग अलग जनरेशन, एवोल्यूशनरी फीचर्स के साथ कुछ फॉर्मेट चेंज होकर ये हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ये मिलते थे वो लुप्त हो चुके हैं पृथ्वी से। अगर हम लोग फ्लोरा की बात करें, फर्स्ट कॉनिफर्स इवॉल्व। कॉनिफर मतलब नुकीले प्लांट, ठीक है, कांटे, ऐसे प्लांट जिनमें कांटे, नीडल, जिनके लिए वो नीडल शेप की हो, कॉनिफर। अ ट्री डेट बियर्स कोन्स एंड नीडल लाइक या स्केल लाइक लीव्स, ठीक है। इस प्रकार के पहले कॉनिफर जो थे वो इवॉल्व हुई, ये इस प्रकार की पत्तियाँ, ठीक है। ये पाइन्स वगैरह में जो लगी होती हैं कुछ ऐसी पत्तियाँ लाइक दिस, ये, ठीक है। जब ये पीरियड ख़त्म हो रहा था अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले, तो कुछ और स्पीशीज़ आती हैं यहाँ पर, लाइक स्कूटोसॉरस एंड गोर्गोनॉप्सिड्स। स्कूटोसॉरस, ये था स्कूटोसॉरस। गोर्गोनॉप्सिड, ठीक है। लेकिन जो भी इवॉल्व हुए ना, डाईमेट्रोडॉन, इडेफोसॉरस, स्कूटोसॉरस, गोर्गोनॉप्सिड, कॉनिफर्स, रेप्टाइल्स, इवेंचुअली दे डिसअपियर्ड, और 95% जितनी भी फ्लोरल और फॉनल लाइफ थी अर्थ पर ख़त्म हो गई, लुप्त हो गई। और ये था ग्रेट डाइंग इवेंट, थर्ड मास एक्सटेंशन और सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन। जब हम फर्स्ट मास एक्सटेंशन को पढ़ रहे थे, ये ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन, इसके अंदर लिखा हुआ था सेकेंड डेडलीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो डेडलीस्ट कौन बना? पर्मियन ट्रायासिक एक्सटेंशन इवेंट, थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट। पर्मियन ट्रायासिक एक्सटेंशन इवेंट को हम लोग ग्रेट डाइंग इवेंट भी कहते हैं। ये लगभग 252 मिलियन ईयर से को पहले अकर हुआ था, और इसी के बाद मतलब पेलोजोइक एरा से मेसोजोइक एरा तक जाते हुए ये बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करता है, यानी कि मेसोजोइक एरा शुरू होने से पहले ये यहाँ पर हुआ था। अगला आप देखो मेसोजोइक एरा है, ठीक है। ये दुनिया का
सबसे सीवियर एक्सटेंशन इवेंट था। 96% मरीन स्पीशीज लुप्त हो गई थी इसमें। 70% जो लैंड पर रहने वाली वर्टिब्रेट स्पीशीज थी जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ होती थी वो लुप्त हो गई थी। एंड इट इज़ द ओनली नोन मास एक्सटेंशन ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े वगैरह थे वो सारे लुप्त हो गए थे इसमें। अभी तक ऐसा किसी और मास एक्सटेंशन इवेंट में नहीं हुआ है, ना फर्स्ट में ना सेकंड में, जैसा इस थर्ड में हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या दिए जाते हैं? मीटियोर्स अर्थ पर गिर रहे थे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हाई थी, सच एज डेट ऑफ द साइबेरियन ट्रैप्स, रन अवे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्यों हुआ था? सडन रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम द सी फ्लोर, क्योंकि मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स जो थे वो मल्टीप्लाई हो गए थे लाइक मिथेनोजेंस। ठीक है, इन सब की वजह से क्या हुआ? सी लेवल चेंज हुआ, एनोक्सिया बढ़ा, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, एरिडिटी बढ़ी, सूखापन, एंड शिफ्ट इन ओशन सर्कुलेशन ड्राइवन बाय क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो ओशन करंट्स वगैरह जो हल्की सी नमी या गीलापन लेकर आ सकते थे वो नहीं हो पाया। ये याद है जब ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, अभी मैंने आपको पढ़ाया, द अर्थ वॉज वेरी ड्राई एट दिस टाइम। ये और ड्राई होता चला गया, और ड्राई होता चला गया, अल्टीमेटली स्पीशीज जो थी वो लुप्त हो गई। ठीक है, अर्थ अपनी नमी खो चुका था इस टाइम पर। लिखा है ना, इंक्रीजिंग एनोक्सिया, इंक्रीजिंग एरिडिटी एंड अ शिफ्ट इन ओशन सर्कुलेशन ड्राइवन बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हवाएं भी जो थी वो चल ही नहीं रही थी, और इस प्रकार नहीं चल रही थी, इतनी उनमें दम नहीं थी कि वो नमी उठा सके, पानी उठा सके समुद्रों से और बारिश करवा सकें लैंड पर। नहीं हो पा रहा था ऐसा। तो दिस वॉज द थर्ड मास एक्सटेंशन इवेंट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पैलियोजोइक एरा के अंदर हमने 6 टाइम पीरियड पढ़े, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इसके अंदर हमें सिर्फ इसी एरा के अंदर हमें 3 मास एक्सटेंशन इवेंट देखने को मिले, है ना। 3 मास एक्सटेंशन इवेंट देखने को मिले ना। ये चीज़ याद रखना कि अगर कल को आपसे एक क्वेश्चन आए कि पैलियोजोइक एरा के अंदर कितने मास एक्सटेंशन इवेंट हुए थे, या 3 मास एक्सटेंशन इवेंट, या सबसे ज़्यादा मास एक्सटेंशन इवेंट कहाँ विटनेस करे गए हैं, तो वो करे गए हैं पैलियोजोइक एरा के अंदर। लेकिन याद रखना, ब्रॉडरिस की अगेन क्लासिफिकेशन है फेनेरोजोइक ईयन। ठीक है, जो उसके अंदर 3 एरा हैं उसमें से पैलियोजोइक एरा के अंदर हमने ये सीखा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड, और इन 6 पीरियड में हमें देखने को मिलता है 3 मास एक्सटेंशन इवेंट्स अर्थ विटनेस कर चुका था, राइट। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेसोजोइक एरा के बारे में।